Hello everyone, welcome on our YouTube channel Brahm Krishna Institute of Knowledge. So डेली करंट अफेयर 26 अप्रैल 2025। तो डेली करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर 26 अप्रैल 2025 को हम स्टार्ट करना कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या है। तो टेंशन ट्रिप्स एलओसी अमाइड क्रैकडाउन ऑन मिलिटेंट्स। बेसिकली जो मिलिटेंट्स जितने भी आतंकवादी थे, यानी कि आपको भी पता है कि जो हमारा अभी पहलगांव अटैक था, उस पहलगांव अटैक में जो मिलिटेंट्स थे उनको ढूंढा जा रहा है और उनको एक एक करके निस्तेनाबूद, मतलब उनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। तो हमारी इंडियन आर्मी ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है और कल भी मैंने बताया था कि इंडिया ने पाक के अगेंस्ट कौन कौन से कदम लिए हैं और कौन-कौन से स्टेप्स लेना स्टार्ट किए हैं, कौन-कौन से डिसीजन लिए हैं कि पाक को हम किस तरीके से बता सकते हैं, पाकिस्तान को हम किस तरीके से बता सकते हैं कि उनके द्वारा जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है, तो उनको इसका भुगतान देना होगा। तो आर्मी यही कह रही है कि आर्मी सेज इट इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड्स टू स्मॉल आर्म्स फायरिंग अलोंग द एलओसी। सबसे पहले तो आर्मी ने ये कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग फायरिंग होनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये पाकिस्तान एलओसी जो है ये है, यहाँ से पाकिस्तान कुछ ना कुछ फायरिंग कर रहा है, जिसके जवाब में इंडियन आर्मी भी फायरिंग दे रही है, जवाब दे रही है, जिसपे इंडियन आर्मी ने ये कहा है कि अभी तक किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं द हाउस ऑफ लश्कर तैयबा LET, लश्कर तैयबा टेररिस्ट आसिफ शेख दैट वाज डैमेज्ड इन ब्लास्ट ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशंस एट एल इन पहलगांव, तो सॉरी पुलवामा। पुलवामा के अंदर बेसिकली जब सर्च किया गया कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सर्च किया गया, तो उनका जो ये हाउस था ये पहले से ही ब्लास्टेड था, यानी कि वो वहां से चले गए थे, उन्होंने ये सर्च ऑपरेशन में इसको पहले से बम से उड़ा दिया था। तो सबसे पहले तो आज की इसमें हम क्या लेके आए हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल है कि भाई अब सर्च ऑपरेशन चलेंगे, आर्मी चलाएगी और ये सारा चीज चलेगा और जितने आतंकवादी हैं उनको ढूंढा जाएगा, ढूंढ करके उसमें से 2 मिलिटेंट को तो मार भी गिराया था। तो अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाया है, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट ये है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। सीज फायर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सीज फायर होता है, सीज फायर एक सीज फायर हमेशा ये वर्ड भी आता है कई बार, ठीक है ना, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आना स्टार्ट होता है, बहुत से गवर्नमेंट जॉब्स में आता है। सीज फायर क्या होता है, सीज फायर एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसके अंदर जो एलओसी होती है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी है, एलओसी जिधर लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, वहां पर शांति बनाए रखे और वहां पर किसी भी तरीके की बमबारी, किसी भी तरीके का वहां पर फायरिंग ना हो, उसके लिए सीज फायर हमेशा क्या होता है, साइन होता है। और यहाँ पे सीज फायर को वॉयलेट किया गया है, यानी कि एबोलिशन हुआ है, यानी कि उसका उल्लंघन हुआ है। उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है और ये चलता ही रहता है हमारे साथ। चलिए अब मैं यहाँ पर बताना स्टार्ट करता हूँ कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसके जितने भी हमने कारगिल युद्ध के ऊपर या उसके बाद जितने भी हमने मोमेरेंडम साइन किया, हम उसको नहीं मानेंगे, हम सीज फायर करेंगे, सीज फायर को तोड़ेंगे। यानी कि इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान ये सारे काम कर रहा है। चलिए मेन चीज पे मैं आना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इंडिया के युद्ध हम कितने हुए हैं और किस हिसाब से हुए हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान के वॉर की बात करूं, इंडिया पाकिस्तान के वॉर की बात करूं, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर सबसे पहले जो हुआ था 1947 से लेकर, सबसे पहले जो हुआ था 1947 और 48 के अंदर हुआ था। उसके अंदर जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह जी, राजा हरि सिंह जी, आपको एक हिस्ट्री में एक बात बता दूं। बेसिकली राजा हरि सिंह जी को ये न्योता दिया गया था कि आप इंडिया में मिल जाइए। हुआ क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंटवारा तो कर दिया और ये कह दिया कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा है कि भाई जो इंडिया में मिलना चाहता है वो इंडिया में मिल जाए, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिल जाए, जो अपना अलग से स्टेट बनाना चाहता है, अलग से रहना चाहता है, अपनी अलग से कंट्री बनाना चाहता है, तो अलग से कंट्री बन जाए। तो इसी चक्कर में इंडिया चाह रहा था कि ये सारे के स्टेट हमारे में मिल जाए और पाकिस्तान चाह रहा था कि हमारे में मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से जो यहाँ के राजा हरी सिंह थे, उनको पाकिस्तान कह रहा था कि आप हमारे में मिल जाइए। जो जिन्हा थे वो कह रहे थे कि जिन्हा कौन थे, लीडर ऑफ द पाकिस्तान, और हमारे इंडिया के जो लीडर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल
पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हरि सिंह को कह रहे थे कि ये हमारे में मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान कहते हमारे में मिल जाए, और हरि सिंह इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं कर रहे थे और चुप्पी साधे बैठे हुए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम अपना अलग से ही एक स्टेट बनाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर था और मिनरल्स की दृष्टि से, या यूं कहूं कि पानी की यहाँ पे ग्लेशियर से सब कुछ थे, एक सही क्षेत्र था। तो उस हिसाब से राजा नाहर सिंह चाह रहे थे कि ये हमारे पास ही रहे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि 1947 की जो रात, 15 अगस्त 1947 के बाद जो रात थी, उस रात को पाकिस्तान ने अपने आर्मी या अपने मिलिटेंट को यहाँ भेज दिया। तो जैसे ही यहाँ आ गए, यहाँ पे राजा नाहर सिंह जी थे, जम्मू कश्मीर के अंदर राजा नाहर सिंह का जो किला था वो था, उनको पता चला कि भाई अब पाकिस्तान की आवाम जो मिलिटेंट्स है वो यहाँ पर आ गए हैं, और इसलिए उन्होंने, राजा नाहर सिंह जी ने इंडिया से हेल्प मांगी, जवाहरलाल नेहरू से हेल्प मांगी। उस हेल्प के लिए इंडियन आर्मी जो थी वो यहाँ गई थी, उन्होंने इनके साथ फाइट करी थी और फाइट करके उन्होंने यहीं पर ही उनको रोक लिया था। तब से लेकर अब तक ये जो हिस्सा है इंडिया का, अकॉर्डिंग टू द जम्मू और कश्मीर जो था वो इतना बड़ा था, और अगर जम्मू और कश्मीर इंडिया के अंदर मिला तो अकॉर्डिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ जो उन्होंने देके गया था, तो इंडिया के अंदर इतना बड़ा हिस्सा होना चाहिए। आगे बात समझ में। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के अंडर आता है तब से लेकर अब तक। तो ये वाला हिस्सा अब पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी इसे कहना स्टार्ट करते हैं, पीओके भी कहना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चला होगा 1947-48 के अंदर इस तरीके से ये युद्ध लेकर के ये पाकिस्तान ने ये यहाँ पर इस तरीके से कब्जा किया था। उसके बाद तो हमारा युद्ध खत्म हो गया, ठीक है ना। राजा हरि सिंह हमारे में मिल गए, और राजा हरि सिंह भी एक शर्त पर मिले थे कि हमारे जो स्टेट है, यानी कि हमारा जो राज्य है, उसको एक स्पेशल दर्जा मिले। तो उसी के लिए ही इंडिया ने आर्टिकल 370 इन्होंने कहा था कि आपका आर्टिकल 370 ये कहता है कि आपका एक अलग से संविधान होगा, आपकी जमीन पर कोई ना तो कोई आकर रह सकता है, ना तो कोई जमीन पर आपको कर सकता है, यानी कि आपके लोगों की नौकरियां और आपके लोगों की जमीन, आपके लोगों के संसाधन आपके पास ही रहेंगे। राजा हरि सिंह के बाद, अब उनके बाद जाने के बाद, अब पाकिस्तान ने 1965 के अंदर सीज फायर किया। सीज फायर करने के बाद, सीज फायर का मतलब है कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था जिब्राल्टर। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? जिब्राल्टर। ये पाकिस्तान का ऑपरेशन था। पाकिस्तान इस ऑपरेशन में बेसिकली बचे हुए जम्मू एंड कश्मीर को भी लेना चाहता था। उस ऑपरेशन में इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को हरा दिया, और उस तसल के अंदर बेसिकली एक ट्रीटी भी साइन हुई थी। उस ट्रीटी में ये कहा गया था कि अब से कोई भी सीज फायर नहीं होगा, और वो ट्रीटी थी तेशखंड ट्रीटी हमारे पास होना स्टार्ट हुआ था। 1966 के अंदर ये वॉर क्या हो गया था, खत्म हो गया था। 1966 के बाद अब पाकिस्तान ने 1971 के अंदर दोबारा ये हरकत करना स्टार्ट करी, ठीक है ना। और सॉरी, 1971 के अंदर दोबारा हरकत नहीं करना स्टार्ट करी, 1971 के अंदर बेसिकली बांग्लादेश के अंदर। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जो हमारा इंडिया का मैप था, अगर मैं यहाँ पर इंडिया का मैप ऐसे बनाना स्टार्ट करूं, इस तरीके से बनाना स्टार्ट करूं इंडिया का मैप, थोड़ा सा देख लेना आप। ये इंडिया का मैप बनाना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे ना बांग्लादेश है। एक्चुअल हुआ क्या था, ये पाकिस्तान और ये पहले दोनों पाकिस्तान थे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये दोनों पाकिस्तान से, एक ईस्टर्न पाकिस्तान था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान से। ये वेस्टर्न पाकिस्तान से ईस्टर्न, या ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पाकिस्तान, एक साउथ पाकिस्तान हमारे पास था। ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान के हिसाब से वोटिंग होती थी, और पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा थी, तो हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, वो यहीं का बनता था, वेस्टर्न पाकिस्तान का। इसीलिए ईस्टर्न पाकिस्तान वाले कहते थे कि डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता हमारे यहाँ का जाता ही नहीं है, सारे नेता वहां के हमारे यहाँ के जाते हैं। तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, और जो शेख हसीना जी है वो उन्हीं विद्रोही की लड़की है, जिन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट करा था, आंदोलन करना स्टार्ट करा था। उन्होंने आंदोलन कर दिया, इस आंदोलन में साथ दिया था इंडिया ने, और उसमें इंडिया ने बांग्लादेश की तरफ से, सॉरी, इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए, या साउथ पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए, जो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि ऊपर वाला पाकिस्तान था, उसको हराया था। और हराने के बाद इंडिया ने ये कहा था कि हम आपको अपने अंदर नहीं ही मिलाएंगे, हम आपको एक अलग ही देश, आपकी स्वतंत्रता दे देते हैं। तब जाकर के एक नया राज्य बांग्लादेश बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये लड़ाई 1971 के अंदर हुई थी। 1971 के बाद 1999 के अंदर कारगिल कारगिल वॉर भी होना स्टार्ट हुआ था, कारगिल युद्ध भी हुआ था। कारगिल युद्ध के ऑपरेशन में इंडिया ने जो ऑपरेशन चलाया था, वो ऑपरेशन विजय ऑपरेशन था।
विजय ऑपरेशन ये आता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सब कुछ आता है, बिल्कुल लिखिए आप। सबसे पहले तो विजय ऑपरेशन आता है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान से जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत उन्होंने आगे आए थे, और उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, तस्कान ट्रीटी हमारे पास होनी स्टार्ट हुई थी। और कारगिल के अंदर भी ऑपरेशन विजय से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और उसमें हराने के बाद पहले 1999 के अंदर तो युद्ध हुआ था, 1999 2000 तक, और 2003 में जाकर के ट्रीटी साइन हुई थी, यानी कि सीज फायर रोकने के लिए ट्रीटी साइन हुई थी। उसी सीज फायर के उल्लंघन के लिए ही ये बात कर रहे हैं कि 2003 की जो ट्रीटी थी, या 2003 के अंदर जो सीज फायर थी, वो भी उन्होंने तोड़ दिया है, वो नहीं मान रही है पाकिस्तान। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पास्ट में पाकिस्तान के साथ हमारे कौन-कौन से युद्ध हुए हैं और युद्ध में कौन-कौन जीता है। एक बात और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है ना? एक बात और यहाँ पे देखना चाहूँगा यहाँ, 2 मिनट दीजिए। यहाँ पर राजा हरि सिंह, ये जो एरिया है, यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है, ये अक्साई चीन का एरिया है। देखिए, इंडिया का जो फाइट है, इंडिया का फाइट बेसिकली पाकिस्तान के साथ ही नहीं, चीन के साथ भी हुआ था। वो हुआ क्यों था? देखिए ध्यान से, 1962 के अंदर, 1962 के अंदर चीन ने ही पहल करी थी, और चीन की आर्मी जो थी इसके अंदर एंटर कर गई थी, क्योंकि वो अपना एरिया बढ़ाना चाहती थी। और एरिया बढ़ाकर चीन की आर्मी यहां तक एंटर कर गई थी, और जब इंडिया के साथ युद्ध हुआ तो चीन ने ही अपने आप ही रुक करके वो पीछे चली गई थी। उसी ने ही बेसिकली वॉर को खत्म किया था। इंडिया इतना पावरफुल नहीं था उस समय जिससे कि चीन से फाइट कर सके। तो इस वजह से इंडिया जो था वो कुछ पहलुओं पर पीछे हटा था, लेकिन इसमें चाइना ने अपने आप ही युद्ध को रोक दिया था, और इससे आगे वो नहीं गए थे। इससे आगे अगर वो नहीं गए हैं तो अब ये जो एरिया था, ये जो है इंडिया का ही एरिया, ये एरिया अब अक्साई चीन के नाम से चीन के अंडर ही आना स्टार्ट होता है। यानी कि जो हमारे पास एरिया है वो इतना ही एरिया है। जम्मू कश्मीर का बहुत कम एरिया हमारे पास होता है। तो कुछ एरिया तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और कुछ एरिया चीन में भी है। और एक एरिया दिखाऊंगा आपको, ये जो छोटा सा एरिया है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के आसपास का। आपने भी सुना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इंडियन आर्मी तैनात है। बेसिकली वहां पर एलओसी हमारे पास होती है। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का एरिया भी पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है इलीगली। यानी कि ये जो एरिया था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया था, तो उसने वो भी चीन को दे रखा है इलीगली, कि चीन ने भी वो एरिया, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, चीन एशिया से कनेक्ट करना चाहता है, और वो पाकिस्तान के थ्रू कनेक्ट करना चाहता है चीन। तो इसी वजह से चीन ये चाह रहा है कि अगर जम्मू हमारे पास आ जाएगा तो वो सीधा सीधा कनेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ होने स्टार्ट होते हैं, जहां से आवागमन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाकर के जहाँ पे हिमालय खत्म होते हैं, वहां से वो लेकर के एक बेल्ट बनाना, एक ब्रिज की बेल्ट बनाना स्टार्ट करेगा, या बेल्ट बनाना स्टार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो एशिया के साथ ट्रेड अच्छे से कर पाए। तो ये सारा ही मामला इसके ऊपर होता है। इसीलिए ये एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस एरिया के अंदर भी बेसिकली क्या होता है, मिलिटेंट्स और आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं हमारे पड़ोसी देश। तो चलिए हम नेक्स्ट में, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम अपने नेक्स्ट में बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, विजय ऑपरेशन को याद रखना, आगे पास में जिब्राल्टर ऑपरेशन को याद रखना, कारगिल का युद्ध याद रखना 1999 का था, ठीक है ना। और बस ये चीज हमें याद रखनी है। और बांग्लादेश 1971 के अंदर हमारे पास हुआ था, और 1965 के अंदर इंडिया चाइना युद्ध हुआ था, जिसमें चाइना का पलड़ा मार रहा था, और अक्साई चीन नाम से भी हमारे पास यहाँ पे चीजें बनी थी। तो अब हम आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो मिस यूज ऑफ वक्फ लॉ लीड टू अमेंडमेंट्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि वक्फ एक मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बेसिकली, जैसे अगर हम बात कर ले, एनजीओ टाइप समथिंग है, एक संस्था है हमारे पास वक्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो क्या काम करती है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन जमीन को अपनी जमीन को
वक्फ को दे सकता है, उसके नाम करवा सकता है और वक्फ उसका यूज बेसिकली चाहे वो सोशल काम के लिए करे, आगे बात समझ में, चाहे वो रिलीजियस वर्क के लिए करे, चाहे वो एजुकेशनल वर्क के लिए करे, उन वर्क के लिए बेसिकली सोशली काम के लिए कर सकता है, यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या मस्जिद बनवा सकता है वहां पर, या वहां पर जो हमारे पास नैन बसेरी यानी कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर धर्मशालाएं होती है वो जैसे बना सकता है, इसी मुस्लिम कम्युनिटी में भी होती है, इस तरीके से वो कुछ कर सकता है वक्फ बोर्ड के अंदर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है उसका जो डाटा है वो सही नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसने अभी तक प्रॉपर ब्यौरा नहीं दिया है, और जो पूरा ब्यौरा दिया उसको जब हमने जांचा है तो कुछ कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको तो हमने दिया ही नहीं है, ये जबरदस्ती वक्फ ने लिया है और हमारे अब्बा से लिया गया है, अब्बा ने हमारे बारे में नहीं सोचा, बहुत सी चीजें हैं कि भाई किस तरीके से वक्फ है। तो उसी के ऊपर किसी वक्फ बोर्ड में बिल में जो वक्फ बिल है, इस बिल में सरकार ने गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था, उस अमेंडमेंट के चलते बहुत सा प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट मतलब विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के चलते हुए किसी पर्सन ने बेसिकली पिटीशंस जाहिर की थी। और पिटीशंस क्यों लिखी थी, पिटीशन मतलब याचिका कही थी किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया था, जिसमें भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया था, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई थी। उसी पिटीशंस के ऊपर ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डाटा देना स्टार्ट किया है कि वक्फ ने 2013 के बाद से 116% का राइज किया है असेसमेंट के अंदर, मतलब सॉरी असेट्स के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर। बेसिकली वक्फ क्या करता है, अपनी मनमर्जी से ही किसी की जमीन ले लेता है, चाहे वो इंसान देना चाहे या ना देना चाहे। वक्फ के पास डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी तरीके से नहीं है, और अगर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है और वक्फ के अंदर बेसिकली उन लोगों की भी जमीन है जिन लोगों के नाम पे जमीन थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने उनको दे रखी है। बेसिकली वो जमीन उनके दादाओं के नाम पे थी, और जब वो जमीन उनके दादाओं के नाम पे थी तो उनके पूरे परिवार के अंदर उनकी हिस्सेदारी होती है, कोई भी एक इंसान इस चीज को नहीं दे सकता है। तो वक्फ ने इस तरीके से इलीगल वे से बहुत सा काम किया था। दूसरा, वक्फ बोर्ड जो था, उस बोर्ड के अंदर उन्होंने ये देखा कि वुमेन की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम थी। तो इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए वक्फ के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, और ये कहा गया है कि अब से वक्फ के पास जो भी जमीन जाएगी वो गवर्नमेंट से होकर ही जाएगी, सारा का सारा डाटा। दूसरी बात, और जिसके नाम जमीन है वही देगा, कोई भी थर्ड पर्सन जमीन को नहीं दे सकता है। तीसरी बात, वक्फ के अंदर वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो भी इसमें सही हिस्सेदारी में रहनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वक्फ लॉ का मिसयूज हो रहा था, तभी हमने अमेंडमेंट किया है, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट हम अपने गाना स्टार्ट करते हैं। बेसरन, तो बेसरन वाज ऑलवेज ओपन टू एन पब्लिक से जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली इसमें क्या बात कही गई है, देखिए कल ही मैंने अपने न्यूज में बताना स्टार्ट किया था कि भाई पुलिस की परमिशन नहीं ली गई थी। किसके लिए? बेसिकली जो पिकनिक स्पॉट है, जो पिकनिक स्पॉट हमारे पास हुआ था उसमें पुलिस परमिशन नहीं ली गई थी, और वहां के बेसिकली लोकल्स का कहना है, एक वरिष्ठ अधिकारी का, एक वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि वहां पर सॉरी वरिष्ठ अधिकारी का ये कहना है वहां के जम्मू एंड कश्मीर के कि भाई जो बेसरन के अंदर पिकनिक स्पॉट है उसके लिए तो कभी भी परमिशन, पुलिस की परमिशन ली ही नहीं जाती है। और ये जो सपोर्ट है ये बेसिकली पहलगाम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ही आता है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। और दूसरी बात, ये जो पिकनिक स्पॉट था ना, इसके ऊपर बेसिकली 30 रुपए टिकट भी थी, और ये 30 रुपए टिकट अथॉरिटी के पास ही जाती थी। और पहलगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है जब से आर्टिकल 370 हटा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, और जब से वो यूनियन टेरिटरी बनी है इसके स्पेशल राइट्स खत्म हो चुके हैं। इसीलिए
जो वहां की पुलिस है, कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, वो बेसिकली अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं आती है, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो उनका ये कहना है कि ये सारा काम यूनियन गवर्नमेंट को देखना था, पुलिस की परमिशन एंड सो ऑन। दूसरा जो फिर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो चीज है, ये जो होटल्स हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट्स है, वो अपने क्लाइंट्स को बेसिकली अच्छे-अच्छे पिकनिक स्पॉट्स या टूरिस्ट स्पॉट्स पर लेके जाते हैं, तो ये उनके अभी उत्तरदायित्व था कि उनकी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अब तो सिर्फ बातें हैं, घटना तो घटित हो चुकी है, जो कि एक निंदनीय है और बहुत खराब है। अब एक-दूसरे को ब्लेम करने से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। अगर हमारी इंटेलिजेंसेस और वहाँ की पुलिस और बाकी सभी लोग सतर्क होते और सभी चीजें प्रोटोकॉल यानी कि जितने प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है, पुलिस की प्रोटोकॉल है या जितने भी नियमों का पालन होता तो कभी भी ऐसा नहीं था। आई होप ये वाली चीज आप समझ में आ रही है कि मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ इस न्यूज के अंदर। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं। प्लान प्लान इन मोशंस टू ट्रैप गंगा वाटर टू क्लीन यमुना इन दिल्ली। देखिए, गंगा वाटर का यूज किया जा रहा है किसके लिए? यमुना को क्लीन करने के लिए। देखिए, अभी से दिल्ली दिल्ली के अंदर पहले आप गवर्नमेंट थी और अब जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी गवर्नमेंट आई है। बीजेपी गवर्नमेंट आकर के उन्होंने बहुत से काम करना स्टार्ट किया है दिल्ली के अंदर। तो एक जो यमुना क्लीन एक्शन प्लान है उस ऊपर भी काम किया है और गंगा क्लीन एक्शन के ऊपर भी बहुत पहले से ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें कि गंगा जो है वो मोस्टली वो क्लीन भी होनी स्टार्ट हुई है। तो चलिए हम मैप में पढ़ना स्टार्ट करते देखते हैं। जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? ग्लेशियर बर्फ के बने होते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर है और हिमालय की चोटियों से आता है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी आती है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए, यहाँ से बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बेसिकली यहाँ पर जा करके ये बे ऑफ बंगाल, ये हमारे पास है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। और यहीं से ही जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहीं से ही यमुना आना स्टार्ट करती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गंगा के पानी को यहाँ पर डैम बना करके, यहाँ से डैम बना करके या थोड़ी सी ऊपर से डैम बना करके या यहाँ से डैम बना करके गंगा के पानी को डाइवर्ट करके यमुना में कर देते हैं, जिसकी वजह से यमुना का जो पानी है वो वाटर फ्लो की वजह से क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में उत्तर प्रदेश में ये कहा जाए बाद में वाटर क्लीन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और उत्तर प्रदेश ये कह रहा है कि हमारा अगर गंगा का पानी हमसे ले लोगे तो हमारे अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, लेकिन हमारे पास वाटर की कमी हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम कुछ भी कमी नहीं होगी, ये डाइवर्ट करके दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर ही चला जाएगा। जो ये लखनऊ हमारे पास रहता है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि बहुत से प्लान लाए जा रहे हैं किस चीज के लिए? यमुना को क्लीन करने के लिए दिल्ली के अंदर। आ गई ये बात आपको समझ में? तो ये हमारे पास एक गंगा और यमुना का था। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि गंगा कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। और यमुना कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। और कहाँ पर गिरती है? बेस ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है और उत्तर प्रदेश से जाना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट यूज्ड पुलिस फोर्स टू प्रिवेंट वाइस चांसलर्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन मीटिंग सेज गवर्नर। सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुनिए, एक झगड़ा चल रहा है तमिलनाडु का और तमिलनाडु गवर्नमेंट का और तमिलनाडु गवर्नर का। अरे गवर्नमेंट और गवर्नर का झगड़ा, गवर्नमेंट और गवर्नर का झगड़ा किस तरीके से? बात ध्यान से सुनिए। देखिए, त्रिमुलर जो कांग्रेस है तमिलनाडु के अंदर जो पार्टी है, पहले बेसिकली क्या है, और सेंटर में बीजेपी पार्टी है। और ये जो झगड़े हैं ना, ये वहीं पर भी होते हैं जहां पर सेंटर और अलग अलग गवर्नमेंट हमारे पास होती है, यानी कि सेंटर में कोई और गवर्नमेंट हो और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट हो। जैसे पंजाब के अंदर सेंटर में बीजेपी है और सॉरी इंडिया के अंदर सेंटर में बीजेपी और पंजाब के अंदर आप है, तो वहां पर भी ये चीज होती रहती है। होता क्या है कि जो गवर्नर होता है उसको जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट कैसे करता है? प्रेसिडेंट भी जो सेंट्रल कैबिनेट होती है, कैबिनेट का मतलब होता है जो पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा के लोग बैठे होते हैं, सदस्य बैठे हैं, वो वोट करते हैं और वो वोट करने के बाद गवर्नर को करते हैं। यानी कि गवर्नर तो सीधा सीधा रूलिंग पार्टी का हो जाएगा, जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी है। तो जो ये
स्टेट रूलिंग पार्टी होती है। जब ये किसको कोई भी बिल पास करवाना होता है ना, तो ये इस बिल को डिले करता है कौन? गवर्नर। और कई चीजों पे भी इनका मतभेद चलता रहता है। तो ये मतभेद सही है, गलत है, ये तो इनके बीच की ही बात होती है। तो बिल में डिले होती है तो इससे जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है वो नाखुश होती है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चला था जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गवर्नर को कहा था कि बिल पास करने के लिए वो इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनिश्चित काल तक अपने पास बिल रख रहे थे और बिल पास नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा था कि भाई ऐसा करना ठीक नहीं है, ये आर्टिकल 200 का उल्लंघन करता है। बाकी बात समझ में कि कोई भी गवर्नर किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकता है। प्रेसिडेंट के पास, इवन प्रेसिडेंट भी ज्यादा नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट इसको खारिज कर सकता है, मना कर सकता है कि भाई ये नहीं हो सकता है, उस बिल को खत्म कर सकता ताकि उन चीजों को हटा करके नया बिल लाया जा सके। या जिन पॉइंट्स पर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को प्रॉब्लम होती है तो उन पॉइंट्स को हटा करके, उन पॉइंट्स को अमेंड करके हम नया बिल को ला सके। तो ये दोनों के बीच में बेसिकली क्या चल रही है? टसल चल रही है, एक तरह की लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक और चीज है जो, और गवर्नर ने क्या क्या कहा है? गवर्नर ने कहा है कि जब भी हमारी मीटिंग होती है, गवर्नर ने कहा किस चीज की मीटिंग होती है? किसकी? गवर्नर और रूलिंग पार्टी की मीटिंग होती है। किस चीज के लिए? किसी भी एजुकेशन के ऊपर, और किसी भी एजुकेशन के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर मीटिंग होती है। तो उस टॉपिक में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वाइस चांसलर्स को रोकने के लिए पुलिस का यूज किया था। ये आरोप लगाया गया है गवर्नर के द्वारा, या गवर्नर ने कहा है तमिलनाडु रूलिंग पार्टी को, तमिलनाडु के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर ये चीज लगानी स्टार्ट की गई है। बोला गया है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, कि भाई वाइस चांसलर को हिस्सेदारी नहीं देते हैं, और अगर वो जबरदस्ती आते भी है वाइस चांसलर, तो उनको रोकने के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं? पुलिस का यूज करते हैं, पुलिस फोर्स का यूज करते हैं। और जो कि एक बहुत ही बेकार बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें ये सारी बातें चलती ही रहती है। तो एक दो बात अगर हम देखना चाहे तो कौन सी देख सकते हैं? हम इसमें देखेंगे गवर्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे, जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आगे बात समझ में। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 155 और 156 आर्टिकल के तहत करना स्टार्ट करता है। गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और गवर्नमेंट होता को गवर्नर होता कौन है? गवर्नर कोई भी सीनियर लीडर होता है, वो राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ये बिल्कुल बात हो, सीनियर लीडर यानी कि सीनियर नेता होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है? अगर वो सीनियर नहीं है। और तीसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं लेना चाहिए, यानी कि ऐसे किसी भी ऑफिस को नहीं लेना चाहिए जिसमें वेतन देना, जैसे ईपीएफओ का हो गया चेयरमैन या कुछ भी ऐसे हो गया, ऐसे कोई भी उसके अंडर नहीं होना चाहिए। अगर वो ईपीएफओ का चेयरमैन है तो उसको वो छोड़ करके गवर्नर की नहीं मिल सकती है। और इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, 5 साल तक गवर्नर रहता है, उसके बाद गवर्नर बदलना पड़ता है, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि, और इसकी मैक्सिमम जो एज हो, सॉरी इसकी एज जो होती है वो एज बेसिकली 35 ईयर होते हैं। 35 ईयर के बाद ही गवर्नर बना जा सकता है। आई होप आपको पता होगा कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सीनियर लीडर होना चाहिए, या कोई ऑफिसर होना चाहिए। ऑफिसर भी कैसा? जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हैंडल ना करता हो, तभी जाके वो गवर्नर बनेगा, अदरवाइज वो गवर्नर नहीं बनेगा। और उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली एक इनडायरेक्ट चुनाव होगा। उस इनडायरेक्ट चुनाव में कैबिनेट उसको चुनेगी, चुनने के बाद उसको गवर्नर बनाया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, जो कि स्टेट पार्टी को तंग करते रहते हैं, या स्टेट पार्टी का कहना है कि वो हमारे साथ अच्छे से नहीं चलते हैं और हमारे ग्रोथ को और हमारी पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं। तो नेक्स्ट में हम जाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट ये कहता है कि फार्मर्स बर्निंग stubble in MPs would not get benefit of the government schemes MSP for the crops CMs। जो मध्य प्रदेश के सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम का ये कहना है कि जो फार्मर्स अपनी पैडी को जलाएगा, यानी कि अपनी बेसिकली पराली को जलाएगा, जिसे पैडी भी कहते हैं, पराली भी कहते हैं, उसको जलाना स्टार्ट करेगा, तो उसको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम नहीं मिलेगी। बेसिकली क्या है, इन दिनों में
जब भी जो पराली को जलाते हैं, जो किसान जो जलाते हैं, वो क्या कहते हैं कि बेसिकली इसको काटा नहीं जाएगा, उसको काटने से वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद कहते हैं कि जो उसकी वो ऐश होती है, उस ऐश को वो वहीं पर ही उस ज़मीन के अंदर ही मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारी मिट्टी जो है, वो थोड़ी-सी उपजाऊ हो जाती है और हमें कम मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए बेसिकली इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन बढ़ना स्टार्ट होता है। एयर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा कम आता है, बहुत बेकार आता है, सॉरी बहुत ज़्यादा हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत बेकार हो जाता है। और दिल्ली के अंदर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर ही बात हो रही है, जिसमें हवा दिल्ली की जो हवा है, वो साँस लेने लायक नहीं हो रही है। ऐसे-ऐसे करके हर जगह पर भी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी पराली को नहीं जलाएगा। अगर कोई भी पराली को जलाएगा तो गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है, जैसे कि एमएसपी मैक्सिमम प्राइस। अब होता क्या है, एमएसपी का मतलब क्या होता है कि भई सपोज़ करो किसानों के गेहूँ, आगे बात समझ में, तो उस किसानों के गेहूँ का एक फिक्स प्राइस लगा दिया जाता है कि इससे नीचे वो प्राइस नहीं बेचेंगे। सपोज़ करते हैं मार्केट के अंदर कोई रिसेशन है या कुछ भी आ रहा है, तो कोई दूसरा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है, कहता है, "ना भई ये तो इतने का दे रहा है, तू इतने का दे रहा है, ऐसा क्यों दे रहा है?" नहीं, ऐसा नहीं है, सभी बराबर देंगे, यानी कि एमएसपी पे देगा, ये भी एमएसपी पे देगा, जिसकी वजह से सभी के गेहूँ अच्छे से बिकने स्टार्ट होंगे। तो एक तो एमएसपी का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरा बेनिफिट क्या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स होती है, ठीक है ना? जिसमें कि जैसे कि वो पीएम किसान योजना हमारे पास होती है, ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अदर स्कीम फॉर द गवर्नमेंट, जैसे कि अगर आप कोई भी मशीन लेते हैं खेत के लिए, तो उसके ऊपर अब सब्सिडीज़ मिलती है, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर सब्सिडीज़ मिलती है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हेल्प करती है किसान को अपने हिसाब से चीज़ें करने में, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आप पराली को जलाएँगे। तो ये कहना है मध्य प्रदेश के सीएम का या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो ये क्या कह रहा है? शिकारा ओनर्स प्रोटेस्ट ऑन द डल लेक। शिकारा ओनर्स प्रोटेस्ट ऑन द डल लेक। ओह! आई एम सो सॉरी। शिकारा ओनर्स प्रोटेस्ट ऑन द डल लेक। तो डल लेक के ऊपर ये ओनर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो डल लेक के ऊपर प्रोटेस्ट किया है, किस चीज़ का प्रोटेस्ट किया है? श्रीनगर के अंदर, अरे भैया डम डम डडम डड़ैया रे। हाँ, डल लेक के ऊपर, ठीक है ना, श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ है। और टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम पेस्टान वैली के अंदर हुआ था, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया इन्होंने कि यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, कि हम भी टेरर के अगेंस्ट है। तो मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि टूरिज़्म्स है कश्मीर के अंदर, जहाँ पर टूरिज़्म्स की वजह से इनका जो है रोज़ी-रोटी चलती है, इनके पास इनकम आती है, जिसकी वजह से इनके बच्चों को भी ये कहते हैं कि आप ऐसे गंदे कामों में ना जाएँ। आप अगर देखिए गरीबी जो होती है ना, गरीबी गरीबी क्या इंसान से क्या-क्या ना करवा दे, वो कहा जा सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर इनकम सोर्सेज़ इनके बिल्कुल खत्म होंगे, तो इनकम सोर्सेज़ खत्म होने की वजह से दोबारा इनके बच्चे टेररिस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो इसी चीज़ को, इसी के लिए तो ही टेररिस्ट ने अटैक किया था कि यहाँ पर टूरिज़्म्स ना आए। और इसी को रोकने के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए पूरे इंडियंस लगे हुए हैं कि नहीं, टूरिज़्म्स तो नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खत्म। तो एक यहाँ पर ये न्यूज़ डालने का एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो डल लेक हमारे पास है, डल लेक जो हमारे पास है, वो कहाँ पर होती है? वो जम्मू एंड कश्मीर में होती है। दूसरा क्या है? वुलर लेक भी है यहाँ पर। वुलर लेक भी है जम्मू एंड कश्मीर में। ये ध्यान रहे, ये पेपर में आती है बहुत ज़्यादा। ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कौन-सी है? फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। लार्जेस्ट झील हमारे पास जो है वो व्हीलर लेक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। डल लेक हमारे पास नहीं है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। कहता है कि नीट यूजी पेपर लीक प्राइम एक्यूज्ड अरेस्ट इन पटना। बेसिकली आपको पता ही था कि नीट 2024 के ऊपर बहुत बवाल हुआ था। पेपर लीक हुआ था। आरोप राजस्थान और बिहार के कुछ जिलों के अंदर होना स्टार्ट हुआ था और इन्हीं जिलों में ही एफआईआर भी हुई थी। उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि पेपर जो था वो वक़्त से पहले ही बाहर लोगों के पास था।
उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और सारी बात हुई थी और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा था कि ये निंदनीय अपराध है और एनटीए जो कि इस पेपर को कंडक्ट कराती है, उनसे ये डिमांड की गई थी कि आप पेपर दोबारा ले लेकिन एनटीए ने कहा था कि पेपर दोबारा नहीं होगा क्योंकि बहुत सी जगह पर पेपर अच्छे से हुआ है, कहीं पर भी पेपर लीक नहीं हुआ है और अगर पेपर लीक हुआ है तो वहाँ पर चीज़ें नहीं गुजर कहा है कि जिन-जिन राज्यों में पेपर लीक हुआ था, वहाँ-वहाँ पेपर कैंसल कर दिया गया है और वहाँ-वहाँ 1500 समथिंग कुछ बच्चों का 15,000 कुछ बच्चों का पेपर क्या हुआ था, दोबारा हुआ था और दोबारा होने के बाद ही उनका एडमिशन होना स्टार्ट हुआ था और उसी के ऊपर जो एफआईआर हुई थी, उसी में जो एक एक्यूज़्ड है जो हमारे पास संजीव मुखिया जी, वो अरेस्ट हुए हैं बिहार के अंदर आज। तो अरेस्ट जो हुए हैं संजीव मुखिया जी जो अरेस्ट हुए हैं, उनका ना केवल एक पेपर में कई पेपर के लीक कराने में भी उनका हाथ है। देखिए हमारी कानूनी पद्धति इतनी लेट चल रही है कि 2024 के एक्यूज़्ड को अब और वो भी कौन-सा एक्यूज़्ड वो भी बेसिकली नीट एक ऐसा नेशनल लेवल का पेपर जिसको लाखों बच्चे पेपर देते हैं और लाखों बच्चों के साथ ये अन्याय होता है। तो बेसिकली लाखों बच्चे पेपर देते हैं, ना केवल ये पेपर लीक होना एजुकेशन नीट के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर भी एक ज़ोरदार थप्पड़ या ज़ोरदार एक निंदनीय बात रहेगी। तो ऐसे गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और नीट या कोई भी नेशनल लेवल के पेपर या एजुकेशन के ऊपर तो ज़रा-सी भी ढील नहीं देनी चाहिए और किसी भी प्रकार का यह कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें ये पेपर लीक हो। इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि नीट के अंदर क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा सिर्फ़ एक ही बयान किया था कि ये बहुत खराब बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेने चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था और इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था एनटीए को कि अगर वो दोबारा पेपर ले सकते तो पेपर ले, लेकिन एनटीए ने कहा था कि पेपर लेना पॉसिबल नहीं है, इतने लाख बच्चों का पेपर किस तरीके से लिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इतने लाख बच्चों का पेपर नहीं लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा-सा पीछे हट गया था। वैसे तो पेपर हुआ था, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता कि पेपर दोबारा होगा तो पेपर दोबारा होगा, लेकिन एनटीए ने कहा था कि कुछ जगहों पर ही पेपर लीक होने की संभावना रही है और बाकी जगह पर ऐसी चीज़ नहीं रही है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। तो आज के लिए ही इतना ही। तो मैंने बहुत सी चीज़ें कवर कराई है, आप इन सभी चीज़ों को लिखिए, नोट्स बनाइए, अपना ख़्याल रखिए, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। मैं आश्वासन देता हूँ कि आने वाले पेपरों में इससे रिलेटेड करंट से आपको ज़रूर से ज़रूर चीज़ें देखने को मिलेगी। धन्यवाद।